संतोष सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत हम लॉकडाउन से करते हैं। जी हाँ, लॉकडाउन की अवधि 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। 25 मई से अब 1 जून तक, मतलब लगातार 3 सप्ताह तक बिहार में लॉकडाउन रहा और इसका असर भी दिख रहा है। काफ़ी संख्या में संक्रमित मरीजों की में कमी भी आई है। 3% अब संक्रमित मरीजों की संख्या रह गई है बिहार में 4000 से नीचे, और 1 सप्ताह बढ़ाने के बाद लगता है कि और मरीजों की संख्या में कमी आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी जो जाने गई बिहार में लॉकडाउन को लेकर, शुरुआती समय से ही, होली के बाद के अप्रैल फर्स्ट वीक से ही लोग त्रहमाम करने लगे थे। अस्पतालों में बेड नहीं था 15 अप्रैल के बाद, लेकिन सरकार लॉकडाउन लगाने में लगभग 1 महीने का ज़्यादा वक्त लिया और इस वजह से हजारों जानें चली गई बिहार में। चलिए, लॉकडाउन को लेकर क्या खास रहेगा, ये तो कहा जा रहा है कि कृषि संयंत्र में जो सप्ताह में 2 दिन खुला रहता था, अब सभी दिन खुले रहेंगे। कृषि का समय भी आ रहा है। अब लोग गेहूं का दौनी वगैरह कंप्लीट करके अनाज घर में ले आए हैं और अब धान रोपाई की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में खाद बीज की ज़रूरत पड़ेगी किसानों को, ट्रैक्टरों का आना जाना शुरू होगा, तो इन सब चीज़ों को लेकर रियायतें मिल सकती है, इसी उम्मीद की जा रही है। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं मरगूब आलम। मरगूब, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद हम लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे थे कि सीएम का ट्वीट आएगा। ट्वीट आया, 1 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है और इस मामले में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। क्या लगता है कि आज जो 1 सप्ताह को बढ़ाया गया है, कुछ रियायत दी जाएगी या फिर कमोबेश यही स्थिति रहेगी? देखिए संतोष जी, निश्चित तौर पर कल लॉकडाउन का अंतिम दिन था और लगातार सुबह से ही इंतजार कर रहे थे हम लोग कि मुख्यमंत्री का ट्वीट कब आता है। और अंततः मुख्यमंत्री ने 1 बजे के बाद ट्वीट करके, जो सबसे पहले हम लोगों ने खबरें चलाई कि लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए, इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला, जो समय था वो वही समय है संतोष जी, 6 से 10 शहरी क्षेत्रों में, 6 से 12 ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन राज्य सरकार को लगातार इस बात की जानकारी मिल रही थी कि ग्रामीण इलाकों में, चूंकि आपने सही कहा कि अब खेती का समय आने वाला है, तो किसानों की समस्या बढ़ रही है। उसे देखते हुए जो कृषि यंत्र है और जो खाद बीज की दुकानें हैं, वो कल तक बुधवार को और फ्राइडे छुट्टी थी, अब उनसे 7 दिन कर दिया गया। माने 6 बजे सुबह से लेके 10 बजे सुबह तक 7 दिन वो दुकानें खुलेंगी, जिससे किसानों को ज्यादा मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े। इसके पीछे एक और वजूहत है, वो ये है कि जो प्रवासी कई मजदूर लौटे हैं, वो उनमें से बहुत ऐसे हैं जो किसान हैं, तो कम से कम उनको भी वहां काम मिलेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने खेतों में काम करेंगे या कहीं अन्य लोगों के साथ उनके खेत में जाकर के बटाई का काम करेंगे, तो सरकार पर थोड़ा प्रेशर कम पड़ेगा और थोड़ी सी हालात उस तरह से खराब नहीं होंगे। दूसरा, 4 बजे सभी बड़े अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो पहले का शेड्यूल था संतोष, जो हमारे पास अभी तक जानकारी है, इन दोनों रियायत को छोड़ के बाकी कहीं कोई रियायत नहीं सरकार दे रही है। सब कुछ वही शेड्यूल है, हूबहू उसी चीज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अधिकारी करेंगे 4 बजे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से, जिसका लिंक दिया गया हम लोगों को, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारी राज्य की जनता को, मीडिया को संबोधित करेंगे और कहीं न कहीं जो शेड्यूल था, जिस तरीके से 13 मई को जो लगाया गया था लॉकडाउन, वही 13 मई का जो शेड्यूल है, वही शेड्यूल, इन दोनों परिवर्तन को छोड़ के शेड्यूल सेम रहेगा और पूरी तरह से कहीं न कहीं जो संक्रमण की दर घटी है, राज्य सरकार चाह रही है कि वो बहुत ज्यादा नीचे आ जाए। बिहार सरकार ने 36 अधिकारियों का, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया है। तबादला में किस तरीके की पोस्टिंग हुई है, किनको कहाँ भेजा गया है? इस कोरोना काल के दौरान कई अधिकारियों की मौत भी हुई है। अनुमंडल पदाधिकारी आपको बिहार शरीफ की मौत हो गई है, कई जगह के सीनियर एडीएम स्तर के अधिकारियों की मौत हुई है। तो जरा मरगूब आलम से हम समझना चाहते हैं कि मरगूब, किस स्तर के अधिकारियों का तबादला हुआ है? तबादला है बिहार प्रशासनिक सेवा के 36 अधिकारी का तबादला है। इस तबादला में बड़ा एक चौंकाने वाला बात यह है कि वो निश्चित तौर पर थोड़ी देर के लिए ये अपने आप में देखिए इसमें क्या है सरकार ने, कि जैसे अब मान लीजिए कि धर्मेंद्र कुमार गया में है, अपर अनुमंडल पदाधिकारी मझौल बेगूसराय में है, इनको उसी जिले में
अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बना दिया गया है। यानी कि उनकी पोस्टिंग अब अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी के पद पर होगी और सभी 36 अधिकारियों को उन्हीं के जिला में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है। और ये सभी पूर्व में जो उनका पदस्थापन था संतोष जी, वो अपर अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर था और उसी कह सकते हैं अनुमंडल में था, और अब उसी जिला में उनको अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी बना दिया गया है। तो अपने आप में ये जो तबादला है, ये तबादला जिले से बाहर नहीं है, सभी लोगों का तबादला उन्हीं जिला में, उनका सिर्फ वर्क ऑफ नेचर, अब पैलेस ऑफ नेचर बदल दिया गया। जी, शिकायत पदाधिकारी के पदों पर हाल के दिनों में पोस्टिंग नहीं हुई थी, तो जहां कहीं भी अपर मतलब एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी थे, उन्हें लोक शिकायत अधिकारी के पद पे, क्योंकि अपर अनुमंडल पदाधिकारी कोई पद सृजित पद नहीं है। ऐसी स्थिति में लोक शिकायत पदाधिकारी अनुमंडल बनाने के बाद सृजित पद पर उनकी पोस्टिंग होगी। साथ साथ वो जो अन्य विभाग देखते थे, हमें लगता है कि कमोबेश उसी तरीके से वो अन्य विभाग भी देखते रहेंगे। कोई बड़ा तबादला नहीं है, सिर्फ तबादलों के सहारे जो पद खाली थे, जो जहां पोस्टेड थे, उन्हें उन्हीं जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है। चलिए अब हम झारखंड की खबर पर लेते हैं, जो चक्रवाती तूफान जिसका असर बिहार में भी दिखेगा और 25 तारीख को कल शाम तक वो तूफान बिहार में आएगा। ये जो यास तूफान है, उसको लेकर झारखंड सरकार ने पूरे झारखंड में 26 मई को 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी उन्होंने दी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, मतलब परसों कल बिहार में 25 तारीख को और 26 तारीख को झारखंड में बड़ी जोरदार बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। क्या कहते हैं मौसम विभाग के अधिकारी, जरा आप भी सुनिए किस तरह का अलर्ट जारी किया गया, फिर हम अपने संवाददाता से भी समझने की कोशिश करेंगे। तक में ये वेस्ट बंगाल, नॉर्थ उड़ीसा और एडजॉइनिंग बांग्लादेश कोस्ट से ये होके गुजरेगा। अब बात करते हैं झारखंड पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 25 तारीख को झारखंड पे लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। साथ साथ में कुछ एक इलाके हैं जो दक्षिण पूर्वी झारखंड के, जहाँ पे आपको भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। 26 तारीख में झारखंड में कुछ इलाकों में वेरी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल देखने को मिलेगा, कुछ इलाकों में हेवी रेनफॉल भी देखने को मिलेगा और लगभग सभी इलाकों में आपको अच्छी खासी बारिश 26 तारीख को देखने को मिलेगी। यही हाल 27 तारीख को में भी झारखंड में रहने की संभावना है। 28 तारीख को जो बारिश है उसमें थोड़ी सी कमी आई, मतलब 25, 26, 27, 28 इस चक्रवाती तूफान का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगी। और बिहार के भी मौसम विशेषज्ञ की राय यही है कि कल शाम से बिहार में भी बारिश की शुरुआत होगी और लगातार जो झारखंड के बॉर्डर से जुड़े हुए, बंगाल के बॉर्डर से जो जुड़े हुए ज़िले हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। चलिए अब हम दूसरी खबर पर बात कर रहे हैं। हमारे पास साथ संदीप जुड़े हुए हैं फोन लाइन से। संदीप, इस अलर्ट, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, इसको लेकर क्या प्रशासनिक तैयारी की जा रही है? जी, चक्रवाती तूफान यास को लेकर पूर्व अनुमान किया गया है और इसको लेकर सरकार ने भी तैयारी कर ली है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, जिसके अंतर्गत जो अलर्ट जारी किया गया है कि 25 मई को झारखंड के दक्षिणी इलाके जैसे पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा इलाके में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं 26 मई को संथाल इलाके को छोड़कर झारखंड के लगभग 16 जिले ऐसे हैं जहां पे यह चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। इन इलाकों में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेंगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 27 मई को भी कमोवेश यही स्थिति 16 जिलों में रहेगी और 28 जो मई है उसमें से थोड़ी बहुत फिर बारिश से राहत मिलेगी। तो कह सकते हैं 3-4 दिनों तक झारखंड के लिए भी काफी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चलने का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों ने लगाया है और इसको लेके ही मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी की गई है ताकि किसी तरह की भी कह सकते हैं इस दरमियान कोई भी घटना ना घटे। लोगों को पहले ही अलर्ट किया गया है कि इस तरह की हवाएं चलेगी तो लोग बच के रहें 4 दिनों में, वैसे जगहों पे ना जाएं जहां पे पेड़ हो या फिर बिजली के खंभे हो। तो कहीं ना कहीं यह अलर्ट 3 से 4 दिनों के लिए जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। जी, इस बीच खबर ये आ रही है कि रेलवे ने
48 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। बिहार झारखंड से पश्चिम बंगाल जाने वाली ट्रेनों को, जो उड़ीसा से जाने वाली ट्रेनें हैं, 48 ट्रेनों को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं। एक बार फिर जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राजनीतिक बयानबाजी को लेकर पॉलिटिकल विश्लेषकों के लिए चुनौती पेश किया है। जी हाँ, इस तरह से वो बयान देते रहते हैं और बयान से कब पलट जाए कहना मुश्किल है। एक ट्वीट उन्होंने कल किया था कि वैक्सीनेशन पे प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों है, राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए, और अगर प्रधानमंत्री की तस्वीर रहे तो फिर राज्य के मुख्यमंत्री की भी तस्वीर रहे। पैसे तो राज्य के मुख्यमंत्री दे रहे हैं। और आज वो फिर ट्वीट करते हैं कि इतना ही शौक है अगर फोटो डालने का, तो जो जिनकी मृत्यु हो रही है कोरोना से, उनके सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री की तस्वीर हो। तो सीधे प्रधानमंत्री पर हमला करना, किस राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं जीतन राम मांझी, या फिर नीतीश के इशारे पर ये सब कुछ चल रहा है? क्योंकि जीतन राम मांझी अक्सर इस तरह से बयानबाजी को साधने के लिए किसी न किसी के सहारे वो इस्तेमाल होते रहे हैं। तो जरा हम सुनना चाहेंगे कि इसको लेकर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है। प्रेमरंजन पटेल ने प्रतिक्रिया दी है, कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। जरा सुनिए क्या कहते हैं वो। ये ज्ञानवर्धन करना चाहिए कि कई परिस्थितियां, कई महामारी और कई ऐसे समय देश के लिए दुनिया के अंदर में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उस समय भारत ने कभी कोई जो है से वैक्सीन का इजाद नहीं किया था। विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था और कई वर्षों के बाद भारत के अंदर में वो वैक्सीन आती थी। लेकिन ये पहला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना वैक्सीन का इजाद हमारे बिहार के वैज्ञानिकों ने किया है। इस पर हमने बहुत हद तक विजय प्राप्त करने का काम किया है। चलिए, बिहार के वैज्ञानिक डिक्शनरी में खोजिए और बिहार के कौन वैज्ञानिक हैं जो वैक्सीन का खोज किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस वैक्सीन के खोज में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, केंद्र सरकार की क्या भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने हलफनामा दायर किया है, उसमें उन्होंने कहा कि हमने एक पैसे का भी मदद वैक्सीन कंपनी को नहीं किया है। मतलब वैक्सीन कंपनी यहाँ जो पहले से हैं वो इस फील्ड में काम की है। और ज़रा आप सुनिए इस मामले में राजद के मृत्युंजय तिवारी क्या कहते हैं, ज़रा ये सुन लीजिए, फिर हम कांग्रेस के राठौर के पास भी चलेंगे। डेथ सर्टिफिकेट पर भी जितने लोगों की जानें कोरोना से गई हैं, डेथ सर्टिफिकेट पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर होनी चाहिए। बात तो कर रहे हैं, अगर अच्छे कामों के लिए आप ताली ले रहे हैं तो बुरे कामों के लिए गाली भी सुनने के लिए तैयार रहिए। लेकिन आदरणीय मांझी जी, आप ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपका कोई नहीं सुन रहा है वहाँ सहयोगी। बीजेपी में सत्ता में आपकी कुछ नहीं चल रही है, बीजेपी कुछ सुन नहीं रही है आपकी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर आप बीजेपी पर सवाल खड़े करते हैं, आपका मन डोल रहा है। अगर ये हिटलर शाही तानाशाही के खिलाफ आप सचमुच में हैं तो आप सत्ता को छोड़िए, बाहर निकलिए। मांझी जी ठीक ही कह रहे हैं कि क्यों कोरोना वैक्सीन उस प्रमाण पत्र भारत के प्रधानमंत्री का फोटो हो, क्यों नहीं उस पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय का फोटो हो, क्यों नहीं उस पर उन वैज्ञानिकों का फोटो हो जिन्होंने कोरोना वैक्सीन को सबसे जल्द खोजा, क्यों नहीं उस वैक्सीन पर महात्मा गांधी का फोटो हो। या प्रधानमंत्री स्वयं कहे थे कि राज्य अपने संसाधन से वैक्सीन खरीदे। जब राज्य सरकार वैक्सीन खरीद रहा है तो राज्य के मुख्यमंत्री का फोटो क्यों नहीं हो? लड़े सिपाही जी, नाम हवलदार के, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री वैक्सीन खरीद रहा है, फोटो आपका। लड़े हवलदार और चर्चा दरोगा का, यही बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सियासत किस संदर्भ में देखा जाए। सियासत को राज्य अभी कोरोना से जूझ रहा है और बहुत ही मुश्किल है जिस तरीके के संक्रमण के दौर से हम लोग बाहर निकले हैं। लालू भी बाहर है। जी का ये बयान सिर्फ एक बयान है, इससे लिया नहीं जा सकता है। और वो भी उस व्यक्ति के खिलाफ उनका बयान है
जो बीजेपी का फेस है, जिस पर अभी तक जिसने भी अटैक किया उनको रास्ता दिखा दिया गया है। तो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री पर अटैक करना, जीतन राम मांझी का आखिर मंशा क्या है? क्या वो पर्दे के पीछे उन्हें कमिटमेंट हुआ था कि आपको कहीं का राज्यपाल बनाया जाएगा या कोई पद आपको दिया जाए? कुछ न कुछ ऐसी बात जरूर है जिसको लेकर मांझी नाराज है, और उनकी नाराजगी सीधे प्रधानमंत्री से। तो कुछ न कुछ बात तो जरूर है। हो सकता है कि उन्होंने कमिटमेंट दिया हो कि आपको हम राज्यपाल बनाएंगे, और हाल के दिनों में राज्यपाल की नियुक्ति भी होनी है। कई तरह की सियासत इसी तरीके से चलती है भाई। फोटो के सहारे सत्ता को साधने की भी तैयारी हो कि सत्ता को इसी बहाने साध लें, क्योंकि अभी बिहार में फिलहाल मांझी की न ताकत है न मुकेश सहनी की ताकत है कि आप बाहर हट के सरकार गिरा सकते हैं। ये ताकत दोनों में नहीं है। मुकेश सहनी के जो तमाम विधायक बीजेपी के विधायक हैं वो कब चले जाएं उसका कहना मुश्किल है। बात अगर मांझी की करें तो मांझी अपने बेटा और बाकी जो रिश्तेदार हैं उनको भले संभाल लें, लेकिन बहुत मुश्किल होगा बाकी लोगों को संभालना, पार्टी को बचाए रखना भी। लेकिन कुछ न कुछ अंदर खाने में जरूर चल रहा है, जिस सियासत को समझने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हैं। लूटपाट से, बिहार में लॉकडाउन है और धड़ल्ले से लूट जारी है। बेगूसराय सहित कई जगहों पर लूटपाट और हत्या की खबरें, घटनाएं घटी हैं। चलिए हम दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर। हमारे पड़ोसी राज्य में भी, मतलब पड़ोसी देश नेपाल में ऑक्सीजन की समस्याएं खड़ी हो गई है। भारत सरकार ने मदद का भरोसा दिलाया है। रक्सौल से इन दिनों लगातार ऑक्सीजन के टैंकर नेपाल जा रहे हैं। जरा इस तस्वीर को आप भी देखिए। और मदद स्वाभाविक तौर पे नेपाल से मेरा जो रिश्ता है, राज्य का जो रिश्ता है, ऐसे स्थिति में मदद की दरकार अगर पड़ती है तो उन्हें मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मानवता का भी सवाल है और जीवन मरण का भी सवाल है। क्योंकि एक बूंद ऑक्सीजन के लिए बिहार में भी लोगों की मौत हुई है और देश में भी मौत हुई है। अभी फ़िलहाल हमारे पास ऑक्सीजन को लेकर उस तरीके की क्राइसिस नहीं है जिस तरह की क्राइसिस आज से 15-20 दिन पहले थी। तो ज़रा आप भी सुनिए इस मसले पर क्या कहना है। जो ट्रक जा रहा है ऑक्सीजन को लेकर, उससे जुड़े हुए लोग क्या कहते हैं, ज़रा आप भी सुनिए। हम लोग को ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, खाली करते और चले आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ रहता है और देखता हूँ कि डेथ बॉडी वगैरह भी बहुत ज़्यादा निकलती रहती है। तो हमें तो पूरा एक्चुअल तो पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो है। अच्छा, और ये गैस कहाँ से लेके आ रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हैं? टाटा जमशेदपुर से लेके आ रहा हूँ, काठमांडू लेके जा रहा हूँ। आज की स्थिति में पिछले 8-10 दिनों में लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर्स लगातार भारत से नेपाल आ रहे हैं, जिसके कारण अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, ये भारत नेपाल संबंधों का प्रयास रहा है। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारत नेपाल संबंध और सहयोग इस कोविड महामारी को से लड़ने के लिए लगातार होते रहे। चलिए, तो आपने सुना कि नेपाल भी सरकार, राज्य बिहार सरकार के और देश के भारत का जो सहयोग रहा है, टाटा से जमशेदपुर से लिक्विड ऑक्सीजन लेके काठमांडू जा रहे हैं और इस सहयोग से रिश्ता और प्रगाढ़ होगा। चलिए अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर भी लूट हत्या। आखिर इस लॉकडाउन का मतलब क्या है? अब तो 1 जून तक लगा रहेगा। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में आज अलग अलग हिस्सों में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। शुरुआत हम बेगूसराय से करते हैं। कैसे बेगूसराय में एक युवक की हत्या हुई है। मुखिया पत्नी, अभी थोड़ी देर पहले ही ये घटना घटी है। गोली मारकर घटनास्थल पर ही उनकी हत्या कर दी गई है। हत्या की वजह क्या है, क्या कहते हैं लोग, जरा आप भी सुनिए। हम घर पर बैठे हुए थे, हमको सूचना गया कि यहाँ पर गोली लग गया एक बच्चा को। हम वहाँ पर घर पर से दौड़ते मेरे मोटरसाइकिल से आए, वहाँ पर देखे यारून मिसर का लड़का, कन्हैया मिसर का गोली लगा हुआ है।
देखे बोले कि सब आदमी लेकर चलो इसको सदर अस्पताल। बेचारे 2 आदमी मेरे गांव के युवक हैं, उन्हीं का गोतिया लगते हैं, वो मेरे साथ मोटरसाइकिल से लेकर थाना भी फ़ोन किए, थाना भी आए, लेकर सदर अस्पताल आए। डॉक्टर साहब इनको इलाज किए, उनको मृत घोषित कर। दूसरी खबर गोपालगंज से। गोपालगंज में भी हत्या को इसी तरीके से अंजाम दिया गया है। आखिर इस लॉकडाउन में ऐसी क्या वजह है, जब पुलिस की गश्त तेज है, सड़कों पर चेकिंग हो रहा है, फिर भी ये सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गोली मारी गई है और उस युवक की मौत हो गई। और उसके खिलाफ इस घटना के बाद लोग काफ़ी आक्रोशित भी हैं, सड़क पर उतरे हैं। दिन दहाड़े ये घटना घटी है। ज़रा सुनिए ये घटना कैसे घटी है और इसकी वजह क्या है। तक अरेस्ट नहीं हुए, बताए भी, सब आते हैं, घर जाते हैं, रोज आता है जाता है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ आज तक। रोज चिल्लाते रह गए, अरेस्ट नहीं हुआ, कुकी जब्ती नहीं निकला। आज का मामला है, बताइए, 8-9 महीने का मामला है। हम तो शर्मिंदा हैं, हम क्या करें। उसके बाद ये लोग हमको प्रेशराइज किए कि हम मार रहे हैं गोली, हमको जो है केस। केस उठाने को लेकर ये घटना घटी है और हमारे साथ गोपालगंज संवाददाता जुड़ गए हैं। क्या है पूरा मामला? बता दूं कि कटिया थाना क्षेत्र के जमुना बाजार में सुबह 9 बजे अपनी दुकान पे दुकानदार व्यवसायी बैठे हुए थे। बाइक सवार 2 अपराधी यहाँ से आए और आमाधुन फायरिंग करते हुए हत्या करके भाग फरार हो गए। मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल जुटी हुई है और परिजनों का कहना है कि ये मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। जी, इसमें सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ तस्वीरें दिख रही हैं। क्या अपराधियों की पहचान हो पाई है? हाँ जी, मैं ये बता दूं कि फुटेज खंगाला गया और एक अपराधी से पहचान की गई है और साफ किसी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि आधुनिक हथियार जो उसको 156 करते हैं, उससे उनकी हत्या की गई है। जी, मतलब अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया इस हत्याकांड में? जी सर, ये साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है। जी, मतलब ये किस तरीके के व्यवसायी हैं जो 47 का इस्तेमाल करना पड़ा अपराधियों का? जी, ये बहुत जाने माने ये वहाँ के व्यवसायी हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं। इसी को देख के बहुत अपराधी उधर बेखौफ रहते हैं और अधिक हथियार का प्रयोग करके उनकी हत्या की गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बिहार में काफी लंबे अंतराल के बाद 47 गर्जा है और एक बड़े व्यवसायी की हत्या हुई है। सुशासन, गवर्नेंस और कानून का राज यही है। चलिए, अब हम नालंदा चलते, जहां पुलिस कस्टडी में एक महिला ने आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या के बाद एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाने के कई पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है उन्होंने। लेकिन महिला क्यों आत्महत्या की, ये समझने के लिए हम अपने संवाददाता राजकुमार के पास चलेंगे। लेकिन एसपी की क्या प्रतिक्रिया है, जरा पहले ये सुन लीजिए। थाना में एक महिला आत्महत्या करने की बात आई। इस संबंध में हम लोगों द्वारा NHRC गाइडलाइंस के अनुसार पूरा प्रक्रिया किया गया है और इस संबंध में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होगी और तत्काल प्रारंभिक जांच में इसमें 3 पुलिसकर्मी और पदाधिकारी का लापरवाही पाई गई। राजकुमार हैं और राजकुमार से हम जानना चाहेंगे कि आखिर वो महिला किस आरोप में गिरफ्तार हुई थी और गिरफ्तार होने के बाद वो आत्महत्या क्यों की। ये एक बड़ा सवाल है कि एक महिला थाने के हाजत में आत्महत्या कर ले। ये इस तरह की घटनाएं भी हमें लगता है कि ये पहली घटना है कि कोई महिला इस तरह की गिरफ्तारी हो और वो सुसाइड कर ले। चलिए, हमारे साथ राजकुमार जुड़ गए हैं फोन लाइन से। राजकुमार, ऐसा क्या मसला था, क्या मामला था कि महिला की गिरफ्तारी हुई और वो थाना आते ही सुसाइड कर लिया? किस तरीके का आरोप में महिला की गिरफ्तारी हुई थी? देखिए, पूरा मामला यह है, संतोष जी की महिला जो है गांव के ही एक मर्द के साथ फरार हो गई थी। इसके बाद इसके पति द्वारा जो है दहोई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था उसके विरोध में। इसके ठीक बाद जो होता है, वो लड़के का जो परिवार जो साथ में भागा था, उसके परिवार वाला भी लड़की के परिवार वाले के ऊपर जो अपहरण का मामला दर्ज करा था बिहार थाना में। दोनों मामला पुलिस अनुसंधान की। इसके बाद दोनों का टावर लोकेशन निकाला गया। दोनों का टावर लोकेशन एक मिला, जिससे ये तो प्रतीत हो गया कि लड़का का अपहरण नहीं हुआ है। उसके बाद बिहार थाना पुलिस जो है कल पटना से उसको बरामद किया, लड़का लड़की दोनों को। उसके बाद रहुई थाना को सुपुर्द कर दिया। जैसा मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रहा है कि महिला का जो पति था
वो उसे रखने से इनकार कर रहा था और महिला जो है पूरी रात थाने में रह गई थी। इसी आक्रोश में संभावना जताई जा रही कि महिला जो है थाना कैंपस में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जी फिलहाल एसपी ने कार्रवाई की है। देखिए, जैसे ही घटना की जानकारी नालंदा के एसपी को मिली, एसपी घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद जो वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ था उसको खंगाला। सीसीटीवी खंगालने के बाद लगा उनको कि पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई, क्योंकि महिला का जो है एक कक्ष में छोड़ दिया गया था और बाहर से ताला लगा दिया गया था। उसके बाद जो है महिला खुद से फांसी लगा ली है, उसके बाद उसकी मौत हुई है। इसी क्रम में एक ओडी ऑफिसर और 2 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजकुमार जुड़े हुए थे। मामला प्रेम प्रसंग का था और उसमें जिस बेवफाई देखने को मिला प्रेमी की तरफ से भी और पति का व्यवहार भी जिस तरीके से अपमानजनक था, आहत होकर महिला ने खुद थाने में ही सुसाइड कर लिया है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं और ये खबर झारखंड की है। और झारखंड में धनबाद में बागबारा थाना क्षेत्र में क्या हो रहा है, ज़रा ये आप भी देखिए कि किस तरीके से कोयला व्यवसायियों से रंगदारी मांगी जा रही है और वो भी खुल्लम खुल्ला। कहा यह जा रहा है कि जो वहाँ के गैंगस्टर हैं वो गैंगस्टर खुल्लम खुल्ला फ़ोन करके रंगदारी मांग रहे हैं और इस रंगदारी की वजह से कोयला के बिजनेस में लगे हुए जो व्यापारी हैं वो काफ़ी डरे सहमे हैं। क्यों ये स्थिति बनी है और पुलिस प्रशासन को ये खुली चुनौती क्यों दी गई, ये सब समझने के लिए ज़रा हम सुनते हैं जिन्हें एक बड़े व्यवसायी को जिनको जान से मारने की धमकी दी गई है। ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तो भाई छोटू सिंह बोल रहा हूँ और मुझे 50 लाख रुपए की रंगदारी चाहिए। तो हम लोग किस लिए भैया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग को 50 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। तो आप अभी हम लोग को समझते नहीं हैं। तो अभी आप 4 दिन पहले लाला को देखे हैं ना जो कांड हुआ है, अब 4 रोज इंतजार कीजिए, आपके साथ भी वैसा ही होगा। कभी भी देगी जब भी जरूरी पड़ेगा, मतलब वो सुरक्षा है। और कहीं से इस टाइप से कोई दिक्कत होगा तो हमेशा फ़ोन करने के लिए उनको 2-3 नंबर दे दिया गया है, जब भी ज़रूरी पड़े मतलब फ़ोन कर सकते हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।